मैं आया हूँ हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ के बाजार कैसे होते हैं और यहाँ के लोग कैसे काम करते थे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास की किताबें अक्सर हमें यह सिखाती हैं कि इंसान ने गुफाओं से निकलकर धीरे धीरे बस्तियां बसाईं, फिर गांव बने और हजारों सालों की मेहनत के बाद कहीं जाकर शहरों का निर्माण हुआ। हमें लगता है कि आधुनिक तकनीक, ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटों के घर और ग्रिड सिस्टम वाले शहर आधुनिक युग की देन है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान जानवरों की तरह जंगलों में भटक रहा था, तब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो आज के कई स्मार्ट शहरों से भी ज्यादा एडवांस थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया के पहले फ्लश वाले टॉयलेट्स बनाए। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास कोई बड़ी सेना या हथियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, यह पूरी की पूरी सभ्यता अचानक से एक दिन रहस्यमयी तरीके से धरती के नीचे दफन हो गई। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों से धूल हटाकर एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तैयार हो जाइए एक टाइम ट्रेवल के लिए। दोस्तों, इस महान सभ्यता की खोज की कहानी किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है साल 1856 में। भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। इस काम की जिम्मेदारी दो ब्रिटिश इंजीनियर भाइयों जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दी गई थी। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए उन्हें पटरियों के नीचे डालने के लिए मजबूत पत्थरों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आसपास कोई पहाड़ नहीं था और पत्थर बाहर से मंगाना बहुत महंगा पड़ रहा था। तभी आसपास के गांव वालों ने ब्रंटन भाइयों को बताया कि पास ही में एक पुराना खंडहर है जहां से उन्हें पकी हुई मिट्टी की ईंटें मिल सकती हैं। अंग्रेज इंजीनियरों ने जब उस जगह की खुदाई करवाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के नीचे से लाखों की तादाद में पकी हुई एक ही साइज की मजबूत ईंटें निकल रही थीं। अंग्रेजों ने बिना कुछ सोचे समझे उन ईंटों का इस्तेमाल अपनी 150 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे महान सभ्यताओं में से एक के अवशेषों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। वो जगह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन शहर हड़प्पा था। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला की खुदाई की तो दुनिया के होश उड़ गए। जब इन दोनों जगहों की खुदाई गहराई से हुई तो जो कुछ भी जमीन के नीचे से निकला उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल ने दुनिया की सबसे मशहूर पत्रिका द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत का इतिहास 2000 साल पुराना नहीं है, बल्कि हमने एक ऐसी सभ्यता खोज निकाली है जो कम से कम 5000 साल पुरानी है। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के ही समकालीन थी, लेकिन क्षेत्रफल में उन दोनों से भी बड़ी थी। आज की तारीख में यह सभ्यता पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई पाई गई है। अब तक इसकी 1400 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा तो सिर्फ भारत में ही हैं। राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, ये नाम उस दौर के महानगर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसका पुराना होना नहीं है। सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात यह थी कि 5000 साल पहले इन लोगों ने जो शहर बनाए थे उनका डिजाइन और उनकी इंजीनियरिंग इतनी आधुनिक थी जिसे देखकर आज के सिविल इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आखिर कैसा था उन लोगों का रहन सहन? उनके शहरों में ऐसा क्या था जो आज के भारत के कई शहरों में भी ठीक से नहीं मिलता? आपके सामने एक ऐसा शहर है जिसे ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया है, यानी शहर की मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी हैं और एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री पर काटती है। बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क या भारत के चंडीगढ़ शहर की तरह हवा के बहाव को ध्यान में रखकर गलियां ऐसे बनाई गई हैं कि शहर अपने आप साफ हो जाए। इसे कहते हैं असली स्मार्ट सिटी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका अर्बन प्लानिंग यानी शहरीकरण। उस दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं भी मौजूद थीं, लेकिन वो लोग ज्यादातर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके उलट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों ने भट्टियों में पकी हुई मजबूत पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ा चमत्कार सुनिए, आप इस सभ्यता के किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वो गुजरात का लोथल हो
या पाकिस्तान का हड़प्पा, आपको हर जगह ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात हमेशा 4:2:1 ही होता था। सोचिए, 5000 साल पहले जब न कोई इंच टेप था, न कोई स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो, तब लाखों किलोमीटर में फैली एक सभ्यता एक ही साइज की ईंटें कैसे बना रही थी। यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन जिस चीज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाया वो था इनका सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम। आज 21वीं सदी में भी दुनिया के कई देशों में खुले में शौच की समस्या है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग हर घर में अपना एक प्राइवेट बाथरूम और फ्लश वाला टॉयलेट हुआ करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनके टॉयलेट्स सीधे जमीन के नीचे बनी नालियों से जुड़े होते थे। लोग पानी डालकर उसे फ्लश करते थे और सारा कचरा कवर्ड नालियों के जरिए शहर के बाहर बड़े गड्ढों में चला जाता था। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियां बनी थीं और कमाल की बात यह है कि इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स यानी इंस्पेक्शन चैम्बर्स भी बनाए गए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर सफाई कर्मचारी ढक्कन हटाकर कचरा निकाल सकें। कूड़ा फेंकने के लिए सड़कों पर डस्टबिन भी रखे जाते थे। साफ सफाई को लेकर उनका जुनून किसी भी आधुनिक समाज से कहीं ज्यादा था। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक और अद्भुत इमारत मिली, जिसे आज हम द ग्रेट बाथ कहते हैं। यह एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा था जो लगभग 900 स्क्वायर फीट में फैला था। इसके पानी को लीक होने से बचाने के लिए ईंटों के ऊपर डामर या नेचुरल टार की एक वाटरप्रूफ लेयर चढ़ाई गई थी। इसमें पानी भरने के लिए पास ही एक बड़ा कुआं था और गंदा पानी निकालने के लिए एक अलग ड्रेनेज पाइप। आसपास कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने हुए थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों या पवित्र स्नान के लिए किया जाता होगा। अब एक और बहुत बड़ा फर्क समझिए। जब आप प्राचीन मिस्र के बारे में पढ़ते हैं तो आपको बड़े बड़े पिरामिड, राजाओं के विशाल महल और खजाने देखने को मिलते हैं। वहाँ का पूरा समाज एक इंसान की शान और शौकत दिखाने में अपनी जिंदगी खपा देता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसा कोई भी बड़ा महल, कोई भी विशाल मंदिर या किसी राजा की कब्र नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे इस समाज में कोई एक क्रूर तानाशाह था ही नहीं। इस सभ्यता ने अपना पैसा और अपनी तकनीक बड़े बड़े पिरामिड बनाने में नहीं, बल्कि आम जनता की भलाई, पक्की सड़कें, साफ पानी और शानदार ड्रेनेज सिस्टम बनाने में खर्च की। यह एक बेहद शांतिपूर्ण और समानता पर आधारित समाज था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इनके पास कोई राजा नहीं था, कोई खूंखार सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे, तो ये लोग इतने विशाल साम्राज्य को सदियों तक बिना किसी झगड़े के कैसे चलाते रहे? और सबसे बड़ी बात, खुदाई में जो रहस्यमयी सील और लिपि मिली है, उस पर बने उन अजीबोगरीब जानवरों और प्रतीकों का मतलब क्या है? दोस्तों, किसी भी सभ्यता के राज्य गहराई से जानने हो तो उसकी भाषा और लिपि को समझना सबसे जरूरी होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को पत्थरों की बनी हजारों छोटी छोटी मोहरें मिलीं। ये मोहरें मुश्किल से 2.5 से 5 सेंटीमीटर की होती थीं। इनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं और नीचे किसी न किसी जानवर की तस्वीर उकेरी गई थी, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा या फिर एक ऐसा रहस्यमयी जानवर जो असली दुनिया में होता ही नहीं, जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। इन मोहरों पर जो लिखावट है उसे आज तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या वैज्ञानिक डिकोड नहीं कर पाया है। 1920 से लेकर आज तक इसे पढ़ने के 100 से ज्यादा नाकाम प्रयास हो चुके हैं। प्राचीन मिस्र की तरह हमें यहाँ कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला जिस पर 2 भाषाएं लिखी हों, जिससे इस लिपि को डिकोड किया जा सके। हालांकि इतने सालों की रिसर्च से हम कुछ बातें जरूर जान पाए हैं। पहली बात, हम जैसे हिंदी बाएं से दाएं लिखते हैं, वैसे ये लोग नहीं लिखते थे। सिंधु घाटी के लोग दाएं से बाएं लिखते थे, बिल्कुल आज की अरबी या उर्दू भाषा की तरह। यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब आप इन सील्स को ध्यान से देखेंगे तो दाईं तरफ अक्षरों के बीच अच्छी खासी जगह है, लेकिन बाईं तरफ आते आते अक्षर एक दूसरे में सिकुड़ गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कॉपी का पेज खत्म होने वाला होता है तो हम शब्दों को चिपका चिपका कर लिख देते हैं। दूसरी बात, इनकी लिपि में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह पाए गए हैं। इसका मतलब है कि यह कोई वर्णमाला जैसी भाषा नहीं थी जिसमें 26 अक्षर हों, बल्कि यह एक ऐसी लिपि थी जहां एक पूरा प्रतीक किसी एक शब्द या एक आवाज को दर्शाता था। अब सवाल यह है कि अगर वहां कोई राजा नहीं था, कोई सेना नहीं थी, तो यह समाज चलता कैसे था? इसका जवाब है व्यापार। सिंधु घाटी के लोग जन्मजात व्यापारी थे। ये जो मोहरें हमें मिली हैं, ये असल में उनका ट्रेडमार्क या ठप्पा हुआ करती थी। जब वो अपना सामान बोरियों में पैक करते थे
तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी मुहर से ठप्पा मार देते थे ताकि रास्ते में कोई सामान से छेड़छाड़ न कर सके। और उनका व्यापार कोई छोटा मोटा नहीं था। इराक और ईरान की प्राचीन साइट्स पर जब खुदाई हुई तो वहाँ सिंधु घाटी की मोहरें मिली। यानी आज से 5000 साल पहले हमारे जहाज समुद्र के रास्ते मिडिल ईस्ट तक व्यापार कर रहे थे। उनका नापतोल का सिस्टम इतना एडवांस था कि उन्होंने पत्थरों के बाट बनाए हुए थे जो 16 के अनुपात में चलते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। दोस्तों, क्या आपको इसमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हाँ, आज से कुछ दशकों पहले तक भारत में जो मुद्रा चलती थी उसमें 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था। यह 16 का गणित भारत की रगों में शायद 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही बसा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सभ्यता अमीर होती है तो उस पर हमले होते हैं और खुद को बचाने के लिए विशाल सेनाएं और खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। रोमन एम्पायर हो या इजिप्ट, हर जगह युद्ध के निशान मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पूरी मानव जाति के इतिहास में एक अनोखा अपवाद है। खुदाई में वहां से युद्ध का कोई भी बड़ा हथियार जैसे लंबी तलवारें, ढाल या कवच नहीं मिला है। वहां बस खेती और शिकार के साधारण औजार मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इसके 2 कारण थे। एक तो प्राकृतिक सुरक्षा और दूसरा संसाधनों की प्रचुरता। जब सबके पास खाने पीने और रहने को भरपूर है तो कोई लड़ाई क्यों करेगा? यह इतिहास की शायद सबसे शांतिपूर्ण सभ्यता थी। भले ही वहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं जरूर थीं। खुदाई में एक बेहद खास मुहर मिली है जिसे सील 420 कहा जाता है। इस पर सींगों वाला एक मुकुट पहने हुए एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है। उसके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। सर जॉन मार्शल ने जब इसे देखा तो उन्होंने इसे प्रोटोशिवा या पशुपतिनाथ का नाम दिया। पशुपति यानी पशुओं के देवता, जो कि हिंदू धर्म में भगवान शिव का ही एक रूप माने जाते हैं। हालांकि कुछ पश्चिमी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संस्कृति की बहुत सी जड़ें इसी सभ्यता से जुड़ी हैं। दोस्तों, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी ज्यादा एडवांस थी, जिसके पास पक्के घर, फ्लश टॉयलेट्स, शानदार ड्रेनेज सिस्टम और इंटरनेशनल व्यापार था, जो बिना किसी युद्ध और मार काट के हजारों सालों तक शांति से फली फूली। आखिर उस सभ्यता को किसकी नजर लग गई? क्यों एक दिन अचानक ये आलीशान शहर वीरान हो गए? क्या कोई भयानक बीमारी आई थी? क्या जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ तबाह कर दिया, या फिर किसी ने बाहर से हमला किया था? दोस्तों, कहानी के इस अंतिम पड़ाव में आपका स्वागत है। इतिहास का एक कड़वा सच है, जो भी चीज अपने चरम पर पहुंचती है उसका पतन भी जरूर होता है। रोमन एम्पायर से लेकर माया सभ्यता तक सब मिट गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे बड़े और खौफनाक रहस्यों में से एक है। साल 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महान सभ्यता की नींव हिलाकर रख दी। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि अचानक से इन शहरों का प्रशासन पूरी तरह से ढह गया। जिन सड़कों पर कभी तिनका नहीं मिलता था, वहां कूड़े के ढेर लगने लगे, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गए और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। जिस ग्रेट बाथ को पवित्र माना जाता था, लोग उसी में कचरा फेंकने लगे। ईंटों का वो 4:2:1 का परफेक्ट रेशियो गायब हो गया और लोग टेढ़ी मेढ़ी कच्ची ईंटों से जैसे तैसे घर बनाने लगे। आखिर एक स्मार्ट सिटी रातों रात एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में कैसे तब्दील होने लगी? इसके पीछे इतिहासकार और वैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 या 4 बड़ी वजहें मानते हैं। पहली और सबसे मजबूत थ्योरी है नदियों का सूखना। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पानी पर निर्भर थी। आज हम जिसे सरस्वती नदी कहते हैं, उसके किनारे इस सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर बसे हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से भयानक भूकंप आए। इन भूकंपों ने नदियों का रास्ता मोड़ दिया। कुछ नदियां सिंधु नदी में मिल गईं और कुछ यमुना में। सरस्वती नदी पूरी तरह सूख गई। बिना पानी के खेती बर्बाद हो गई और लोगों को मजबूरन अपने ये आलीशान शहर खाली करने पड़े। दूसरी थ्योरी है पर्यावरण का विनाश। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। लाखों घरों को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें पकाई गईं और उन ईंटों को पकाने के लिए आग चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने अपने आसपास के जंगलों को बेतहाशा काटा। पेड़ों के कटने से बारिश कम हो गई, जमीन बंजर हो गई और उस इलाके का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया। तीसरी थ्योरी भयंकर महामारियां। दोस्तों, घनी आबादी वाले शहरों का एक बड़ा नुकसान यह होता है कि वहां बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिले हैं, जब उनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो उनमें कुष्ठ रोग, टीबी और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के लक्षण मिले। हो सकता है कि किसी बड़ी महामारी ने इनकी ज्यादातर आबादी को एक झटके में खत्म कर दिया हो। बिल्कुल वैसे ही
जैसे हाल ही में कोविड ने तबाही मचाई थी। चौथी और सबसे विवादित थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सालों तक पश्चिमी इतिहासकारों ने हमें यह पट्टी पढ़ाई कि इस सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ। उनका कहना था कि मध्य एशिया से गोरे रंग के आर्यन लोग घोड़ों और रथों पर सवार होकर आए और उन्होंने सिंधु घाटी के काले लोगों को मार काट कर उनकी सभ्यता नष्ट कर दी। लेकिन दोस्तों, आज के आधुनिक विज्ञान और रिसर्च ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। यह थ्योरी अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के तहत घड़ी थी। अंग्रेज यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि जब यूरोप के लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भारत के काले सांवले लोग इतने एडवांस शहर कैसे बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि यह ज्ञान भी बाहर से गोरे लोगों ने ही ला कर दिया होगा। जबकि खुदाई में किसी भी शहर से युद्ध, किसी बड़े जनसंहार या सामूहिक हथियारों का कोई सबूत नहीं मिला है। यह थ्योरी आज पूरी तरह से एक झूठा मिथक साबित हो चुकी है। तो आखिर में हुआ क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रातों रात हवा में गायब नहीं हुए। जब नदियां सूखीं और शहर रहने लायक नहीं बचे, तो ये लोग पूर्व की तरफ यानी गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ पलायन कर गए। वहां जाकर उन्होंने कोई बड़े शहर नहीं बनाए, बल्कि वापस गांवों में बस गए। लेकिन वो अपना ज्ञान, अपनी संस्कृति, अपने नापतोल के तरीके, अपनी योग मुद्राएं और अपनी कृषि तकनीक अपने साथ ले गए। आज भी भारत के कई गांवों में बैलगाड़ी का जो डिजाइन इस्तेमाल होता है, वो हूबहू सिंधु घाटी के खिलौनों जैसा है। उनके घरों का आंगन और कुएं आज भी हमारे भारतीय घरों के वास्तुशास्त्र में नजर आते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। वो सभ्यता आज भी हम भारतीयों के खून में, हमारी आदतों में और हमारी रगों में दौड़ रही है। यह सिर्फ एक प्राचीन खंडहर की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे गर्व की कहानी है। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास को जानकर रोमांच महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को अपनी जड़ों का पता चल सके। आपको इन चारों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही इतिहास के पन्नों से आपके लिए अनसुनी कहानियां लाते रहें। तब तक के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए। जय हिंद।